Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be covering the exam kit solution of F1 and the name of the chapter is Accounting and Finance Function within Business. And this is your chapter number 13. So let's start. सबसे पहला क्वेश्चन. In a very large company, managing the total level of working capital would probably be the responsibility of the. अब मैनेजिंग द टोटल लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें ये नहीं लिखा हुआ टोटल लेवल ऑफ फाइनेंस, इसमें लिखा हुआ है टोटल लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है कि डे टू डे रनिंग के लिए जो हमें कैश चाहिए, डे टू डे रनिंग के लिए जो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए यानी कैश चाहिए, उसको कौन मैनेज करेगा और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा. तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेजरर. ट्रेजरर इज़ द पर्सन जो डेली हमारे को जो कैश चाहिए होता है बैंक में जमा कराना है, कैश बैंक से विड्रॉ करना है, कितना हमें खर्चों के लिए चाहिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह के लिए. सो ट्रेजरर इज़ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल कैश. सो आंसर इज सी, ट्रेजरर. 162. Financial accountants usually produce information for organization's external stakeholders. अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर जो इन्फॉर्मेशन हमारी बनती है वो तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए होती है, लेकिन देर इज़ अ डिफरेंस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है दैट इज़ प्रिपेयर्ड टू फॉर द एक्सटर्नल पर्पसेस. फाइनेंशियल बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं दैट इज़ फॉर एक्सटर्नल पर्पसेस. हमने पढ़ा था ना, तुम्हें याद होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. तो जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट होते हैं वो बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब अपने क्लाइंट्स के लिए एक्सटर्नल. लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं दोज प्रिपेयर बुक्स फॉर इंटरनल यूज ऑफ बिजनेस. ये हमने ऑलरेडी आई थिंक फर्स्ट चैप्टर या सेकेंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, F3 में भी ये पार्ट पढ़ा हुआ है. सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि यूजुअली प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. नेक्स्ट 163. There is no legal requirement for companies to have management accounting function. Yes, it is not legally required. वैसे required है but legally नहीं required. अब एक छोटी सी कंपनी है, छोटी सी कंपनी, उसको अपना फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो चाहिए जो उसकी बुक्स वगैरह बनाए सारी, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो बुक्स एनालाइज करे, उससे रिजल्ट्स निकाले, उससे आगे के लिए कुछ करे, दैट इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड. वो उसके ऊपर है कि उसको करना है कि नहीं करना. सो दैट्स वाई मैनेजमेंट अकाउंटेंट देयर इज़ नो लीगल रिक्वायरमेंट फॉर इट. सो दिस आंसर इज ऑल्सो ट्रू. देन 64. A is a small business owner managed company. A is a small owner managed company employing 20 staff and having revenue of 3 lakh euros a year. Very good. It decided not to appoint external auditor to review its financial statement. Such decision. अब A is a small owner company. ये small owner company कोई public company या private company नहीं है ये. It is not registered anywhere. It is a small company. 20 employees हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. इस कंपनी ने बोला है कि मैं कोई एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट नहीं करूंगा जो रिव्यू करे मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि स्मॉल कंपनीज को ऑडिटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. छोटी कंपनी को, स्मॉल कंपनी को ऑडिटिंग की लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है. तो सच अ डिसीजन इज इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ करंट लेजिस्लेशन, विल बी क्रिटिसाइज बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज. गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें. Will allow company to strengthen its financial control. This is wrong. ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर जब हम अपॉइंट करते हैं तो वो बताता है कि तुम्हारी बुक्स में क्या गलती है, क्या क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल ऑडिटर बताता है. तो अगर तुमने उसको अपॉइंट नहीं किया तो उस डिसीजन से तो तुम्हारी कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल स्ट्रेंथन हो ही नहीं पाएंगे, बल्कि वीक हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं अकाउंटेंट क्या कर रहा है, कैसे कैसे गलतियाँ कर रहा है. So this statement is also wrong. So your answer is A, is in line with the requirement of current legislation. Next, 165. Which of the following would be classed as a book of primary entry? अब ये मुझे नहीं पता F3 का क्वेश्चन इन्होंने F1 में क्यों डाल दिया, बट हमने पढ़ा हुआ है. तो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री हमारे कौन कौन सी होती थी? सेल्स बुक,
सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, कैश बुक और जर्नल. These were books of primary entry. तो बैंक स्टेटमेंट इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री का मतलब क्या होता है कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं सबसे पहले उनको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है. जैसे पहले हमने इसको जर्नल में रिकॉर्ड किया, जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस, देन ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस. बट सबसे पहले इन ट्रांजैक्शंस को किस चीज़ में रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री. नेक्स्ट 166, Gabriela is considering creating a financial accounting department within her business, okay, but is unsure of what such a department would actually do. कि उसने बोला कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाना है, बट उसको ये नहीं पता कि वो डिपार्टमेंट क्या करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यूजुअली बी प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इन सब में से क्या बनाएगा, हमें ये देखना है. यहाँ पे भी यू विल हैव टू सी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है. तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो होते हैं जो चीज़ें बनाते हैं फॉर इंटरनल यूज़, जो बिजनेस के अंदर यूज़ हो, बाहर किसी और के मतलब की वो चीज़ें है ही नहीं. लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो चीज़ें बनाता है दैट इज़ टू बी यूज फॉर एक्सटर्नल पर्पसेस. जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बनाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट को हम इसमें क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये सारी चीज़ें आर प्रिपेयर्ड बाय अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, जो तुमने FA चैप्टर F3 में भी पढ़ा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब. और जो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट करती है वो सारी हमने F2 में पढ़ी है, जैसे वेरिएंसेस निकालना, ये सारी चीज़ें करना. तो वो सारा काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का. बेसिकली दिस इज़ F2 कंप्लीट, दिस इज़ F3 कंप्लीट. ये मैं करा चुका हूँ सबको. जिन्होंने नहीं पढ़े ये सब्जेक्ट्स, ये जब पढ़ोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा. तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट इसमें से क्या करेगा, कॉस्ट शेड्यूल इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरनली यूज़ होता है. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है. वेरिएंसेस एनालाइज करना कि हमने सोचा ये था, रिजल्ट आएगा, एक्चुअल रिजल्ट अलग आएगा, दैट इज़ यूज्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर इंटरनल पर्पसेस. टैक्स कैलकुलेशन इज ऑल्सो टू बी डन बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट, नॉट फाइनेंशियल अकाउंटेंट. टैक्स कैलकुलेशन भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट करती है, हालांकि दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट एज वेल. बट टैक्स कैलकुलेशन नॉर्मली जो होता है वो ट्रेजरर करता है, जो सारा कैश का ध्यान रखता है कि कितना कितना टैक्स हमें देना है. तो B इज योर आंसर. 167, Angelo is decided to record the purchases made on the 2nd of April this in the tax year ending this. The authorities will Angelo decided to record purchases made on 2nd April of this इन टैक्स ईयर एंडिंग दिस. अब इन्होंने ईयर क्यों नहीं दिया हुआ, हमें क्या पता किस ईयर में है, किस ईयर में लिखा हुआ है. इसको 10 मान के चलते हैं, 2010. इट इज़ 2010 कि एंजेलो ने डिसाइड किया कि जो 2 अप्रैल 2010 को उसने परचेजेस की हैं, दिस विल बी रिकॉर्डेड इन 31 मार्च, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010. दैट मीन्स 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010, इस ईयर में इन्होंने इसको रिकॉर्ड कर दिया परचेजेस को, जबकि ये परचेजेस इस ईयर के बाद की थी. तो अगर मैं इस ईयर में परचेजेस रिकॉर्ड करूँगा मतलब मैं अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाऊँगा, दैट मीन्स प्रॉफिट कम मीन्स टैक्स कम. The authorities will likely classify this tax as this is clearly tax evasion. तुम टैक्स छुपा रहे हो. This is clearly your tax evasion. कि टैक्स इवेजन होता है तुम इलीगली टैक्स लायबिलिटी कम कर रहे हो, और ये इलीगली ही तुम कम कर रहे हो क्योंकि तुमने जो परचेज तुम्हारी इस डेट को एक्चुअली हुई थी बाद में, उसको तुमने पहले दिखा दिया. दिस इज इलीगल. ठीक है. नेक्स्ट 168, टैक्स मिटिगेशन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग. सो टैक्स मिटिगेशन, अब सबसे पहला है taking all legal steps to reduce one tax liability
इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि मैंने लीगली सारी चीज़ें लॉ में पढ़ ली ताकि मैं अपना टैक्स कम कर सकूं। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जिससे मेरा टैक्स कम हो सके। सो दिस इज़ टैक्स अवॉइडेंस। सो दिस इज़ कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस कि मैं लॉ की लैंग्वेज को पढ़ के उसके डिफरेंट डिफरेंट लूप होल्स निकाल के कि अच्छा इस स्टेटमेंट का मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब यूज़ करके मैं इस स्टेटमेंट से अपना फ़ायदा निकाल लूँ। सो दैट इज़ लूप होल्स निकालना लीगली। सो ये होता है हमारा टैक्स अवॉइडेंस। तो ये तो मिटिगेशन है ही नहीं। अग्री टू पे फाइनेंशियल पेनल्टी टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन, नहीं। टैक्स मिटिगेशन होता है बेसिकली टैक्स कम करना अपने तरीके से, लेकिन लॉ की इंटेंशन, जिस इंटेंशन से ये लाइन बनाई गई है उस इंटेंशन की रिस्पेक्ट करके पूरे की, देन अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करना। मतलब कल को कोई भी बंदा, गवर्नमेंट तुम्हें नहीं बोलेगी कि तुमने हमारा मकसद डिफीट कर दिया, हमारा मकसद कुछ और था, हमारा टारगेट कुछ और था, लेकिन तुमने उसका मतलब ही कुछ और बना दिया इंग्लिश के कुछ वर्ड्स उठा के। तुमने लॉ की इंटेंशन को समझा और उसके अकॉर्डिंग अपने टैक्स लायबिलिटी कम करी। दैट इज कॉल्ड टैक्स मिटिगेशन। अग्रीइंग टू पे फाइनेंशियल पेनल्टी टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मूविंग बिजनेस एंड फंड्स ऑफ शोर टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी टू द यूके। टैक्स मिटिगेशन इज नॉट पर्टेनिंग टू सिंगल कंट्री। यूके में तो टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन किसी और कंट्री में जाएंगे वहाँ पे फिर भी तो टैक्स देना पड़ेगा ना। तो टैक्स मिटिगेशन डज नॉट ऑलवेज मीन सिर्फ उसी कंट्री का टैक्स कम करने के लिए। ऐसे तो अगर मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ, मैं बाहर अपना बिजनेस लेके चला गया, वहाँ से मेरे टैक्सेस कट रहे हैं लेकिन इंडिया में नहीं कट रहे, तो क्या मैंने टैक्स बचा लिया अपना इंडिया का? कहाँ बचा है, बाहर भी तो पे कर रहा हूँ ना। सो दिस इज़ नॉट टैक्स मिटिगेशन। रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटीज विदाउट फ्रस्ट्रेटिंग द लॉ मेकर्स इंटेंशन, दिस इज़ राइट कि लॉ मेकर की इंटेंशन को मैं फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहा, उसकी इंटेंशन की रिस्पेक्ट करके मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर रहा हूँ। 169, एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग लोन्स टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट कोई परचेज करना है, इन्वेस्टमेंट कहीं करनी है, वाई इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट बाय यूजिंग लोन, बाय टेकिंग लोन। फर्स्ट इज लोन इंटरेस्ट पेमेंट्स कैन यूजुअली बी सस्पेंडेड इफ प्रॉफिट्स आर लो। किसने बोला भाई? लोन की पेमेंट तो तुम्हें करनी पड़ेगी, लोन की पेमेंट तो हमेशा करनी पड़ेगी, चाहे इंटरेस्ट कम हो जाए, चाहे प्रॉफिट हो के ना हो, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। द टाइमिंग ऑफ लोन पेमेंट इज ऑफन एट कंपनीज डिस्क्रिशन, ऐसा भी कुछ नहीं है। लोन की जो होता है वो ईयरली पे करना है, हाफ ईयरली पे करना है, क्वार्टरली पे करना है, दैट इज डिसाइडेड अपॉन टेकिंग ऑफ लोन एंड वो बैंक बताता है। ये थोड़ी अब मेरी कंपनी में बोलूँगा मैं हर 4 साल बाद जाके इंटरेस्ट पे करूँगा, तो ये थोड़ी बैंक वाले बोलेंगे ओके, मेरे को बैंक की बात माननी पड़ेगी। लोन इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। येस, लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे प्रॉफिट थे $1,00,000, मैंने इंटरेस्ट पे करा $50,000 का, तो अगर मेरे प्रॉफिट थे 1,00,000 और मैंने लोन लिया ही नहीं था, तो मेरा टैक्स परसेंटेज लेट्स से 30% टैक्स, तो मेरे को 30,000 टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। 30,000 विल बी द टैक्स दैट आई हैव टू पे टू गवर्नमेंट। लेकिन अगर मेरे प्रॉफिट थे 1,00,000 और मैंने लोन लिया हुआ था, अपनी जेब से ना पैसे लगा के, मैंने लोन से पैसे लगाए हुए थे, तो मुझे उस पर 50,000 टैक्स पे करना था, इंटरेस्ट पे करना था सॉरी। तो 50,000 माइनस करने के बाद मेरे पास प्रॉफिट रह गए 50,000। इस प्रॉफिट पे मेरा टैक्स कैलकुलेट होगा 30%। दैट मीन्स अब मेरा टैक्स लगेगा सिर्फ 15,000। पहले मेरा टैक्स लगा 30,000, अब मेरा टैक्स लगा 15,000। दैट मीन्स जो मैंने इंटरेस्ट पे करा उसकी वजह से मेरे को टैक्स डिडक्शन मिल गई। सो इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। बैंक्स विल ऑफन नॉट रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर लोन एडवांसेज, ऐसा भी कुछ नहीं है। बैंक तो बल्कि सिक्योरिटी मांगता है, कोलेटरल सिक्योरिटी, कि आप लोन ले रहे हो उसके अगेंस्ट हमें कोई सिक्योरिटी दो। 170, VDF company is planning to raise finance to fund the launch of a new product. It is planning to do this via an issue of new shares to public. Which of the following is an issue that VDF may face if it proceeds with the plans and raise equity finance? मतलब कंपनी अपनी इक्विटी डाइल्यूट करना चाहती है, पब्लिक से पैसा लेके, मतलब पब्लिक को ओनर बनाना चाहती है। तो कौन सा, इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कंपनी को प्रॉब्लम आ सकती है? पहला, इट विल बी फोर्स टू पे हायर डिविडेंड इन द फ्यूचर इवन इफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इज अ फेलियर। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो डिविडेंड पे करना है वो कंपनी के ऊपर होता है। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स ही नहीं हो रहे तो डिविडेंड भी नहीं दिया जाएगा।
अगर कंपनी के प्रॉफिट्स ही नहीं है, हाउ विल अ कंपनी पे डिविडेंड? ठीक है। सेकेंड, द शेयर इशू मे डिल्यूट द कंट्रोल दैट द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैव ओवर द कंपनी। दिस इज राइट, कि जो शेयर है उससे कंट्रोल डिल्यूट हो जाएगा और वो कंट्रोल बढ़ जाएगा आगे जाके और ओनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर अभी 4 बंदे ओनर थे लेकिन हमने पब्लिक को भी ओनरशिप दे दी तो पब्लिक भी ओनर बन जाएगी कंपनी की, चाहे छोटे मोटे पार्ट के लिए हो बट ओनर बन जाएगी। वो भी कभी भी कंपनी को बोल सकते हैं कि हमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन दो, और ये नहीं है कि ये मना कर देंगे हम नहीं देते, क्योंकि वो भी सारे ओनर हैं। VDF will require good quality assets to offer as security for the new issue। भाई पब्लिक इशू के लिए कोई भी सिक्योरिटी तो देनी नहीं पड़ती, हम कोई बैंक से लोन थोड़ी ले रहे हैं। द इशू ऑफ शेयर इज लाइकली टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी। नहीं, ये जो शेयर इशू करते हैं इस पे जो हम डिविडेंड पे करते हैं उसका टैक्स से कोई रिलेशन नहीं होता। एग्जाम्पल, मेरे प्रॉफिट थे 1 लाख, ठीक है, हमेशा मेरा टैक्स जो कटता है वो कटता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट। मतलब जो भी मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट है, मतलब प्रॉफिट में इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, लेट्स से दिस इज इंटरेस्ट, ये मेरा प्रॉफिट था, प्रॉफिट में लोन का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है हमेशा इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है, और इसके बाद जो वैल्यू बचती है दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस वैल्यू के ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं। मतलब ये लॉजिक क्या है, इंटरेस्ट पे करने के बाद इतने पैसे बचे, सरकार को पे करने के बाद हमारे पास इतना अमाउंट बचा, अब ये अमाउंट हमारे पास पूरा पूरा प्योर प्रॉफिट है, किसी को कुछ नहीं देना, तो यही पैसा हम ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज डिविडेंड। दैट मीन्स डिविडेंड का हमारी टैक्स लायबिलिटी से कोई फर्क नहीं, डिविडेंड पे करने से हमारी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होती, क्योंकि टैक्स के बाद जो पैसे बचते हैं उसमें से डिविडेंड दिया जाता है। सो आंसर इज बी। 171, working capital is calculated as it is current asset minus current liability। Simple, it is the excess of current assets over current liability। पहला ही हमारा आंसर है बस, working capital is current asset minus current liability, simple formula। 172, मैं जस्ट आगे चेक कर रहा था कितने क्वेश्चंस रह गए इस चैप्टर के। Which of the following statement regarding management accounting reports is correct? Management accounting reports is correct। तो चेक करते हैं इसका। ए ऑप्शन, बजट शोज द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर फॉर लास्ट अकाउंटिंग पीरियड। दिस इज रॉन्ग। बजट कभी भी पिछले साल की चीज़ें नहीं बताता, बजट का मतलब होता है अगले साल की बजटिंग, अगले साल क्या होगा, तो बजट प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड नहीं दिखाता, सो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड, कॉस्ट शेड्यूल्स आर ऑफन ऑल्सो रेफर्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड्स। कॉस्ट शेड्यूल्स एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड्स, ये मुझे लग रहा है आंसर हो सकता है कि वैसे तो ये F2 से रिलेटेड है, कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड्स हमारे होते हैं जो हम बनाते हैं कि चीज़ का पर पीस इतना खर्चा आया, पर पीस हमारा ये सारा चीज़ें हुई, ये प्रॉफिट आया, तो टोटल अगर हमने इतने यूनिट्स बनाए हैं तो इतने यूनिट्स का इन स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से लेके कितना हमारा टोटल खर्चा आएगा। सो दोज आर कॉस्ट शेड्यूल्स। तो कॉस्ट शेड्यूल्स आर ऑफन रेफर टू एज स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड्स एज वेल। दिस इज काइंड ऑफ ट्रू। एक बार CD भी पढ़ लेते हैं। वेरियंस रिपोर्ट कंपेयर्स ओरिजिनल बजट टू रिवाइज बजट। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वेरियंस रिपोर्ट क्या होता है, हमने ओरिजिनल बजट बनाया, उसको हमने चेक किया एक्चुअल रिजल्ट से, हमने ओरिजिनल बजट को एक्चुअल रिजल्ट से चेक किया, और एक्चुअल रिजल्ट से चेक करके फिर जो हमने डिफरेंसेस ढूंढे उसके बाद हमने अपने बजट को रिवाइज करा। जैसे मैंने सोचा था मेरी 1 लाख सेल हो, एक्चुअल सेल हुई मेरी 80,000। दैट मीन्स मैंने सेल बहुत ज़्यादा सोच ली, इसलिए मैंने अगले साल का बजट रिवाइज कर दिया कि अब सेल होगी मेरी 90। तो वेरिएंस रिपोर्ट इज कंपैरिजन ऑफ ओरिजिनल विद एक्चुअल, ओरिजिनल बजट विद एक्चुअल रिजल्ट। डी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट विल यूजुअली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दिस इज रॉन्ग। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटेंट। ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। सो दैट मीन्स हमारा CDA गलत है, तो आंसर मेरे को लग रहा था B, सो B इज द राइट आंसर। Odd one out you can say। 173, which of the following statement regarding integrated report is correct? So guys, integrated reports क्या होती थी? integrated reports basically होती थी कि कंपनी जो भी यूज़र्स हैं, यूज़र्स को
इंफॉर्मेशन दे रही है जो कि यूज़र्स के लिए रिक्वायर्ड है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स मतलब कि जो भी जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं प्लस उस स्पेसिफिक यूज़र के लिए क्या उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो चीज़ प्रोवाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स। तो दे इन्वॉल्व मर्जिंग ऑफ अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोड्यूस एन ओवरऑल व्यू ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस। नहीं, ऐसा नहीं है, हम कोई अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मर्ज नहीं करते उसमें, हम वो मर्ज करते हैं जो बेसिकली यूज़र को रिक्वायर्ड होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो दैट इज़ नॉट ट्रू। दे आर डिज़ाइन टू शो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिटेबिलिटी मोर क्लियरली, ऐसा कुछ नहीं है। They include information on anything that is felt to be of the interest of the users of the financial statement, right? कि financial statement के user के interest के लिए जो specific चीज़ है वो हम अपनी reports में include करते हैं। They include only relevant final information to the users, नहीं relevant नहीं, so integrated का हमारा आंसर आएगा C। 174 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ बजट। इसमें से बजट का कौन सा पर्पस नहीं होता। सो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो बजट अगर बनाया जाता है ऑब्वियस इसलिए बनाया जाता है कि हमारे खर्चे कम हो, प्लानिंग हो जाए खर्चों की। मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़, बजट से मोटिवेशन भी होती है एम्प्लॉयज़ की। कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टाफ, स्टाफ का कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है। उसके बाद कॉस्टिंग ऑफ यूनिट्स, कॉस्टिंग ऑफ यूनिट्स हमारा बजट की कॉस्टिंग ऑफ यूनिट्स भी हो सकता है, दिस कैन बी आंसर। बट ये तीनों हमारे आंसर डायरेक्ट आ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सपेंडिचर, कि जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होंगे बजट के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर होंगे। हमने बजट के अकॉर्डिंग सोचा था कि टोटल खर्चा हमें इतना करना है और उतना ही खर्चा हमें करना पड़ेगा। मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टाफ, ये तीनों चीज़ें तो होती हैं, बट कॉस्टिंग ऑफ यूनिट्स बजट के अकॉर्डिंग हम कॉस्टिंग ऑफ यूनिट्स नहीं कर सकते। रीज़न उसका आई थिंक ये है कि जो कॉस्टिंग ऑफ यूनिट्स है दैट डिपेंड्स अपॉन मार्केट। हम टोटल ये देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट हमें कितनी एलोकेट करनी है, टोटल कॉस्ट हमें कितनी एलोकेट करनी है। या आई थिंक बजट्स में हम इसको भी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला जो बजट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, क्या हमारे अकॉर्डिंग टोटल, तो दिस कैन ऑल्सो बी दी आंसर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका कोई भी रॉन्ग आंसर नहीं है। बट जब मैंने अभी पॉज करके मैंने देखा कि बुक में पीछे इसका आंसर किया तो दे हैव गिवन दी आंसर डी। सो उन्होंने डी आंसर दिया हुआ है। कॉस्टिंग मुझे नहीं पता क्या सोच के दिया हुआ है कि इन्होंने तो बोला हुआ कि स्टैंडर्ड कॉस्ट शेड्यूल या कॉस्ट कार्ड से होता है, बट इट्स अ पर्पस ऑफ बजटिंग। बजट से ही हम ये देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी हमारी, क्योंकि हम टोटल कॉस्ट एलोकेट कर लेंगे, ये देख लेंगे टोटल यूनिट्स कितने बनाने हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग इतना टोटल खर्चा प्रोडक्ट का आना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो राइट। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इट सेल्फ इज़ रॉन्ग। हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी गलत होते हैं। 175 which of the following is not one of the capitals used in integrated reporting। integrated reporting में कौन सी कैपिटल यूज़ नहीं होती, तो इस सामने मुझे दिख रहा है दिस इज़ इन्वायरमेंटल कैपिटल। इन्वायरमेंटल कैपिटल तो कोई कैपिटल होती नहीं है। जो कैपिटल इसमें इंक्लूड होती है दैट इज़ फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल एंड रिलेशनशिप, ठीक है, और एक नेचुरल, सॉरी। लेकिन इसमें इन्वायरमेंटल कैपिटल कभी भी इंटीग्रेटेड में इंक्लूड नहीं होती रिपोर्टिंग में। लास्ट 176 Daniel is trying to find certain key features from financial statement of HFG company. He is unsure about whether to look at statement of profit and loss and statement of balance sheet. अब वो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है, वो ये देख रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले नेट एसेट्स, हमें एसेट, नेट एसेट मतलब कैपिटल, ये दिखती है फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट में से, तो दिस इज फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिखता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से। सो दीज आर योर आंसर्स एंड दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 पूरा।